आपको यहां पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं उपचुनाव से जुड़ी। घोसी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 11 बजे तक 21.5% हुई वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का बयान इस बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मतदान में लोगों को हो रही है परेशानी। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। घोसी में शांति के साथ मतदान हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार हैं। 11 बजे तक 21.5% वोटिंग दर्ज हुई है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि मतदान के दौरान लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का कहना है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से। दारा सिंह 2012 से 2017 तक घोसी से विधायक रह चुके हैं और अब बीजेपी ने एक बार फिर से दारा सिंह पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपने सहयोगी दल सपा का समर्थन कर रही है। अग्नि परीक्षा है ये चुनाव इंडिया की। घोसी उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों ही दलों के लिए अहम है, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के गठन के बाद ये पहला मुकाबला है। साथ ही इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के तो इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं और मऊ से उमाकांत त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले उमा, आपका रुख करेंगे, जरा बताएं कि मऊ की जो विधानसभा सीट है ये घोसी, यहां पर उपचुनाव होने वाला है। इस बार आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि समीकरण बने हैं? क्षेत्रीय या जातीय समीकरणों की बात करें तो पड़ला किसका आप देख पा रहे हैं कि भारी है? आपको बता दें कि जिस तरह से मऊ के घोसी विधानसभा में जो चुनाव आज हो रहे हैं, आज मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। अगर बात किया जाए तो भाजपा से दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और वही सपा पार्टी से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2022 में सुधाकर सिंह के पार्टी में थे दारा सिंह चौहान, लेकिन पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले आए और 2022 में सुधाकर सिंह दारा चौहान भाजपा को हरा करके 22,200 कुछ वोटों से भाजपा को हराया था। तो आज जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि चूंकि दारा सिंह चौहान भाजपा में आ चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा में आ चुके हैं। अब ये भाजपा जो 2022 में 86,000 वोट पाई हुई थी, अगर अब देखा जाए तो दारा चौहान के वोट ओम प्रकाश राजभर के वोट अगर पूरे मिल जाते हैं तो एक अच्छी बढ़त होगी। और यहाँ पे एक और बात समझ में आ रही है कि जो दलित वोट है, दलित वोट को भजाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आ करके यहाँ पे जनसभा किए दारा सिंह को जिताने के लिए कि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, आप प्रत्याशी को जिताइए, मऊ का विकास होगा, घोसी का विकास होगा। इस स्तर पे चुनाव में प्रचार किया गया। तो वही सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने सुधाकर सिंह को भारी मतों से वोट दिलाने की बात कही थी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी सपा को समर्थन दिया है, तो वह भी अच्छा अपना नाम सपा पार्टी को मिल सकते हैं। लेकिन आज जब मतदाता अपने बूथों पर पहुंच करके मतदान कर रहा है, उमाकांत जी, यहाँ पर अगर देखा जाए घोसी में तो हर एक जाति का समुदाय का अपना एक अलग ही वोट बैंक दिखाई देता है और निर्णायक वोट बैंक कहा जाता है यहाँ पर दलित वोट बैंक को। तो दलित वोट बैंक जिसकी तरफ भी होगा उसका पड़ला यकीनन भारी होगा। तो इस बार आप किस तरफ देख रहे हैं कि झुकाव उस तरफ है दलित वोट बैंक का? आपको बता दें कि पीछे विगत रक्षा बंधन के अवसर पे AK शर्मा और उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष और उसके साथ कई बड़े दिग्गज नेता जो दलित बस्तियों में जाकर के रक्षा बंधन के अवसर पे राखी बनवाने का काम किया। कहीं ना कहीं दो संदेशा मिला, एक तो उनके बीच रहने का, अपनी बात को समझाने का और एक त्योहार का सहारा मिला, तो अपने बातों को दलित बस्तियों में रखने का काम किया। आज उसका भी फायदा भाजपा को मिल सकता है। लेकिन एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का आदेश आया कि दलित जो है अपना वोट अगर देने जाते हैं
तो नोटा पे दबाएं और नहीं तो घर में बैठे। तो यह भी कहीं ना कहीं संकेत जाता है कि जो दलित मतदाता है इस पर जाते हैं, अगर भाजपा उसको भुनाने में सफल रही। चलिए ठीक है, बहन जी की इस अपील का कितना असर यहाँ पर इस वोट बैंक पर पड़ने वाला है, इस वर्ग पर पड़ने वाला है, ये तो नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन साफ होगा। संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, काफी दिलचस्प ये मुकाबला इस बार, और सीधे तौर पर यही कहा गया है कि इंडिया और एनडीए की ये भिड़ंत मानी जाए 2024 का एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। तो क्या लगता है इस बार ये हार जीत जो है वो किस तरफ इशारा करेगी और कितना उत्साह भरेगी जीतने वाले उम्मीदवार और उसकी पार्टी में? देखिए, निश्चित तौर पर उत्साह होगा जो भी सियासी दल घोसी का उपचुनाव जीतने का काम करेगा। कायनात में ये बता दूं कि मायावती की बात कर रहे थे उमाकांत अभी, अब की बार मायावती का जो सियासी जनाधार है उत्तर प्रदेश में, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने मायावती को मात्र एक सीट देकर यह बता दिया था कि मायावती की उत्तर प्रदेश में हैसियत क्या है, लेकिन घोसी उपचुनाव में 50,000 जो दलित वोटर बैंक है मायावती का, आखिरकार कितना नोटा अब की बार दबाया जाता है कायनात, ये बताएगा कि मायावती के आदेशों को दलित समुदाय कितना मानता है, कितना उससे सरोकार रखता है। एक बात। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, और अब की बार उनके खिलाफ पूरी तरीके से लामबंदी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, वो कितने मार्जिन से जीतेंगे या फिर चुनावी नतीजा क्या रहेगा, दारा सिंह चौहान के जीतना और हारना ओम प्रकाश राजभर का सियासी भविष्य तय करेगा एक तरीके से। क्योंकि आप समझिए कि इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और कौन सा मलाईदार विभाग ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दोनों बेटे अनिल और अरुण राजभर को उत्तर प्रदेश की सरकार में किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री की जो जनसभा हुई थी 2 तारीख को, वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सुधाकर सिंह क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और क्षत्रिय समाज का रुख किस तरफ जाएगा ये भी चुनावी नतीजे तय करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, जिन्होंने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है कायनात। वो लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं। आज भी प्रदेश अध्यक्ष इस समय घोसी के रण में मौजूद है, और चुनावी नतीजे किस तरीके के होंगे ये भी उनका मनोबल तय करेगा कि प्रदेश अध्यक्ष का मनोबल इस चुनावी नतीजे के बाद किस तरीके का रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अब से कुछ देर पहले खबर फास्ट से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है, और समाजवादी पार्टी के लिए एक्सक्यूज देने के लिए ईवीएम है, और वो कहेंगे कि ईवीएम ने हराया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी ने। कायनात। बिल्कुल। उमाकांत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मतदान केंद्र जो है कितने बनाए गए हैं उपचुनाव के लिए, और इस बार कितनी भारी संख्या में लोग आप देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र पर खड़े हैं? क्योंकि सपा के जो नेता थे, प्रवक्ता थे, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इस बार जो है लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। पिछली बार जिस तरीके से दिखाई दी थी तस्वीर, उस तरह से बिल्कुल उलट दिखाई देगी। घोसी विधानसभा में 239 बूथ बनाए गए तथा 455 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बता दूं, मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में 4,30,294 मतदाता अपने वोटों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात किया जाए तो ये जो मतदाता है अपने वोटों को देने के लिए लंबी कतारें लाइन इस समय लगी हुई है, क्योंकि इस समय जो मतदाता है अपने विकास को लेकर के भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ये कहना है कि बाहरी भगाओ, स्थानीय को जगह दो। तो ये तो जो मतदान होना है इस मुद्दे पर मतदान होना है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकल के आता है ये तो उमाकांत, जो भी बात आपने कही कि बाहरी भगाओ और स्थानीय को जो है स्थान दो, ये किसकी तरफ से कही जा रही है? क्या राजनीतिक दलों की ओर से ये बात निकल के सामने आई है या स्थानीय जनता इस तरह से कह रही है? कुछ जनता भी कह रही है, कुछ नेता भी लोग इसका नारा लगाते नजर आए हैं, लेकिन आज स्थानीय को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
उमाकांत, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं घोसी के वो क्या है, क्योंकि विकास का दावा भले ही यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ये भी कहा जाता है, प्रचारित किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है तो विकास उतनी ही तेजी से होगा। हालांकि ये दूसरा ही टर्म है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन घोसी को आप विकास के पायदान पर कहाँ देखते हैं और अभी जो मुद्दे हैं वहां की जो स्थानीय समस्या है घोसी की वो क्या है और किस तरह से उन्हें दूर करने का वादा दोनों ही दलों की तरफ से किया गया है, जिस पर जनता भरोसा जता रही है, वो कौन सा दल होगा? आपको बता देगा कि जिस तरह से घोसी उपेक्षा का शिकार रहा है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। अगर मेन रोड को छोड़ दिया जाए तो गाँव में जो यहाँ पे आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हुई है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो AK शर्मा है बिजली मंत्री है, लेकिन लाइट नहीं आती है। अगर जो गरीब तबके के हैं उनके तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उनका आरोप लगाया जा रहा है इस तरह से। तो जनता जो है उसके मन में क्या है ये टटोलने की कोशिश यहाँ पर तो लंबे समय से हो रही थी। आपने भी यहाँ पर लोगों से बातचीत की होगी, क्या इस बार आपको लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है? किस तरीके से इस उपचुनाव को वो देख पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि जिस उम्मीदवार को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है वही उनकी हार का कारण बनेंगे। जिस तरह से ये चुनाव चल रहा है और लोग एक दूसरे को से बातचीत भी कर रहे हैं कि किसकी क्या पोजीशन चल रही है, लेकिन अब जो AK शर्मा चाह रहे हो, आज चाहे केशव प्रसाद मौर्य भी आए हुए थे, ब्रजेश पाठक भी आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि मऊ का विकास होगा। हम विकास के नाम पे लेते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास हम रखते हैं। हम किसी जातवाद पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, संजीव बने हुए हमारे साथ। संजीव, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि उमाकांत जो बता रहे हैं कि नेता यहां पर पहुंचे जनता के बीच में और फिर वही बात दोहराई कि सबका साथ सबका विकास और चुन कर आएंगे तो घोसी का विकास होगा, मऊ का विकास होगा, तो लेकिन यहां पर विकास की रफ्तार कितनी तेज है कितनी धीमी है वो भी यहाँ पर हमारे सहयोगी उमाकांत ने बताया। तो आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से जनता जो है वही उम्मीदवार चुनने वाली है जिसे पिछली बार यहाँ पर जनादेश दिया था, या फिर इस बार बदलाव करने वाली है? देखिए कायनात, मैं सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण की बात करूं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी नजर आता है। लेकिन जिस तरीके का चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का है, जिस तरीके की उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों का जमावड़ा घोसी में करता नजर आया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के लोग घोसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए, उससे मामला मुकाबला कांटे का है। अब नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो जिस तरीके से सूरज की तपिश बढ़ रही है उसी तरीके से सियासी पारा भी घोसी विधानसभा चुनाव में बढ़ता नजर आ रहा है। अब चुनावी नतीजों की बात करें तो निश्चित तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा घोसी, क्योंकि घोसी जो विधानसभा है कायनात वो बिहार बॉर्डर से सटी हुई है और दोनों राज्यों को इसके चुनावी नतीजे निश्चित तौर पर प्रभावित करते नजर आएंगे। उधर जो इंडिया का प्रभाव है वो किस तरीके का उत्तर प्रदेश में है, उधर जो एनडीए का सियासी वजूद है वो क्या बरकरार है, क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के चेहरे में वो चमक है, क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के चेहरे का वो असर है, ये भी चुनावी नतीजे अब की बार तय करने जा रहे हैं। कई मायनों में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और नतीजा ये दिखा देगा कि जनता की नजर में किसकी सियासी साख कितनी मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव और उमाकांत त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कई और दूसरी खबरें।